सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिवाइज करेंगे एटम्स चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ये चैप्टर थोड़ा बहुत रिवाइज करके आए होंगे। आज के सेशन के लिए थोड़ी बहुत थियरी की ज़रूरत पड़ेगी इसमें हम लोग को, तो थियरेटिकल और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल नॉलेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपने अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर हम लोग आते हैं और उसमें हमारा क्या कह रहा है कि इन अ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम का बोर मॉडल दिया गया है। तो वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पूछा है n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट में, कि n ऑर्बिट क्या है, n इज इक्वल टू 2 है। तो वहां पे तुम काइनेटिक एनर्जी बताओ। ठीक है, तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में, जो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये तो सबको आप लोगों को पता होगी कितनी होती है कि En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना सबको पता होगा। यहां तक में आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बोर मॉडल में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है। बोर मॉडल में क्या आता है, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है जहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, माइनस ऑफ ई एन के, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी के निगेटिव। हाँ या नहीं, ये आती है क्या, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये एकदम इंपॉर्टेंट रिलेशन होगा। अब तुम क्या करो यहाँ पे, तो जो काइनेटिक एनर्जी आए, सबसे पहले तो ई एन निकाल लो, E2, n इज इक्वल टू 2 है तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 13.6 अपॉन n का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, माइनस ऑफ ई एन कितना है, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी होगी उस इलेक्ट्रॉन की कितनी आ जाएगी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, तुम सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, अगर तुम्हें ये वाला रिलेशन याद नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस में टोटल एनर्जी, तो तुम बोर मॉडल को अभी भी सरफेस लेवल पे ही पढ़ रहे हो। बोर्ड्स हो, जेई हो या नीट, तीनों में ये रिलेशन डायरेक्ट यूज होता है और डेरिवेशन के टाइम पे भी यूज होता है। ठीक है, तो आओ अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज कीपिंग द फ्रीक्वेंसी न्यू सेम। ठीक है, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड विल बी, ये शायद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल है पिछले का, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ भी आकर के हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टेटमेंट को तो थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ क्या कर रहा है, क्या रहा है कि द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज, यानी कि जो इंटेंसिटी क्या कर रही है, इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है और कीपिंग द फ्रीक्वेंसी सेम, यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग सेम रख रहे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी बढ़ाई जा रही है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे। अब देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कोर आइडिया कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम लोग न्यू बोलते हैं, ये क्या डिसाइड कर रही है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा या नहीं। हाँ या ना, ये क्या करती है, तुम्हारे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिसाइड करती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिसाइड करती है क्या, फ्रीक्वेंसी। अब इंटेंसिटी क्या डिसाइड करती है, इंटेंसिटी क्या डिसाइड करती है, तो जो इंटेंसिटी होती है ना, वो डिसाइड करती है कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पर सेकेंड की बात करता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या निकल डिसाइड करती है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, और इंटेंसिटी क्या डिसाइड करती है, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे पर सेकंड। तो अब यहाँ पे अब लॉजिक थोड़ा बनाओ कि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि
फोटॉन्स पर सेकेंड इंसिडेंट हो रहे हैं, हाँ या ना। अब फ्रीक्वेंसी सेम है तो फोटोन की एनर्जी तो क्या होगी, सेम होगी। अब फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी भी सेम होगी, हाँ या ना, एनर्जी भी सेम होगी। अब हम लोग अगर चर्चा करेंगे कि अगर ठीक है एनर्जी सेम है, अब अगर एनर्जी सेम है लेकिन ज्यादा फोटॉन्स आ रहे हैं, ज्यादा फोटॉन्स आ रहे हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यानी कि जो फोटो करंट की वैल्यू होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो इंटेंसिटी बढ़ने का एक रीजन होता है कि फोटो करंट इंक्रीज करता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है। अब अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये बोल रहा है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल सवाल है, ठीक है, थ्योरेटिकल डेरिवेशन वाला, ठीक है। तो थोड़ा, एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, नेम द स्पेक्ट्रल लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम टू विच एमिटेड रेडिएशन बिलोंग्स, ठीक है। अब सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होता है वो उसका मतलब क्या होता है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, थोड़ा ये जानते हैं। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा 3 है, और तुम्हारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसका मतलब क्या होता है, कहां से कहां तक, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 होता है। और जो तुम्हारी ग्राउंड स्टेट होती है, ठीक है, ये भी लिखवा दे रहा हूं कि जो तुम्हारी ग्राउंड स्टेट होती है वो होती है तुम्हारी n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे तुम बताओ कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप कर रहा है, जंप कर रहा है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से, बोला है ना कि जंप फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी कि ये n इज इक्वल टू 3 से कहां जंप करा है, n इज इक्वल टू 2 पे जंप करा है, हाँ या ना, ये कहां पे जंप करा है, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है। अब रूल सिंपल है, ट्रांजिशन कहां पे हुआ है, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 पे। अब जिस लेवल पर इलेक्ट्रॉन आकर रुकता है वही स्पेक्ट्रल सीरीज का नाम होता है। हमसे क्या पूछा है, स्पेक्ट्रल सीरीज का नाम पूछा है। तो जहां पर आकर के रुकता है वही डिसाइड क्या करता है, उस स्पेक्ट्रल सीरीज का नाम क्या है। यहाँ पे फाइनल लेवल क्या है, यहाँ पे फाइनली कहां पे आके रुक रहा है, n इज इक्वल टू 2 पे रुक रहा है। अगर n इज इक्वल टू 1 पे रुक रहा है, अगर n इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, तो उसका फाइनल स्टेट क्या है, इनिशियल स्टेट कहां था, n इज इक्वल टू 3 पे, फाइनली कहां पे आ गया, n इज इक्वल टू 2 पे। तो अगर n इज इक्वल टू 2 पे आकर के गिर रहा है तो इस स्पेक्ट्रल सीरीज का नाम हो जाएगा क्या, बामर सीरीज, हाँ या ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ना बामर सीरीज, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल सीरीज का नाम याद हुआ, क्या हुआ कि अगर हमारा n इज इक्वल टू 2 पर आकर के गिर रहा है इलेक्ट्रॉन फाइनली, तो वो हमारा बामर सीरीज होगा। अगर n इज इक्वल टू 1 पे गिरेगा तो वो हो जाएगा हमारा क्या, लाइमन सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि फाइनली हमारा इलेक्ट्रॉन कहां पे आकर के गिर रहा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बामर सीरीज, ठीक है। लाइमन क्या होता है कि अगर ये बोलता कि इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, अगर ग्राउंड स्टेट बोलता तो यहाँ पे तुम्हारा लाइमन सीरीज हो जाता, लेकिन क्या बोला है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी n इज इक्वल टू 2 पे, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बामर सीरीज, हाँ या ना। इसमें किसी को कोई परेशानी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये हमारा पहला सवाल हो गया, ठीक है। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक स्पेक्ट्रल लाइन इन बामर सीरीज टू दैट इन पाश्चन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब मोर एनर्जेटिक स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब हम लोग थोड़ा समझते हैं, ठीक है। मोर एनर्जेटिक स्पेक्ट्रल लाइन, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इसका ये होता है कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ, हमसे क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज टू दैट इन पाश्चन सीरीज, ठीक है। अब देखो, अब तुम क्या निकालोगे कि इसमें सबसे एनर्जेटिक तुम्हारा बामर सीरीज में क्या होता है, जैसे यहाँ पे n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 1, वैसे n इज इक्वल टू 1 2 3 4, मतलब ऐसे करके आता है ना। तो बामर सीरीज क्या होती है, जो n इज इक्वल टू 2 पे आके गिरे, अभी हम लोगों ने पढ़ा लाइमन बामर पाश्चन, ये तुम्हारा n इज इक्वल टू
3 पे जब आकर के गिरता है। तो मोस्ट एनर्जेटिक क्या होगी, जब इंफिनिटी से कहाँ आकर के गिरेगा, यहाँ पे तुम्हारा मोस्ट एनर्जेटिक का यानी कि n इज इक्वल टू इंफिनिटी से n इज इक्वल टू 2 पे गिरेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एनर्जेटिक ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर। ठीक है, हाँ या ना, ये हो जाएगी। तो इसका जब लेमडा निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस का 1 बाई, इसको लेमडा 1 बोल दे रहा हूँ, लेमडा बी बोल दे रहा हूँ, ठीक है, लेमडा बी, और 1 बाई इंफिनिटी का स्क्वायर। तो ये तो तुम्हारा 0 हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 बाई लेमडा बी इज इक्वल टू आर बाई 4। ठीक है, यानी कि यहां से लेमडा बी कितना आ गया, लेमडा बी आ गया 4 बाई आर। ठीक है, हमको रेशियो निकालना है। अब मोस्ट एनर्जेटिक पार्शन क्या होगा, मोस्ट एनर्जेटिक पार्शन क्या हो जाएगा, यानी कि इंफिनिटी से तुम्हारा अगर n इज इक्वल टू 3 पे आ रहा है ट्रांजिशन, तो वो तुम्हारा मोस्ट एनर्जेटिक पार्शन हो जाएगा। तो 1 बाई लेमडा पी कैलकुलेट करते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 बाई लेमडा पी इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाई 3 स्क्वायर माइनस का 1 बाई इंफिनिटी का स्क्वायर। तो ये तो तुम्हारा 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास क्या, आर बाई 9। तो लेमडा पी कितना आ गया, लेमडा पी आ गया तुम्हारे पास 9 बाई आर। तुमसे क्या पूछा है, तुमसे सवाल में पूछा है कि लेमडा बी अपॉन लेमडा पी कैलकुलेट करके बताओ, रेशियो तो पूछा है वेवलेंथ का, तो तुम लेमडा बी क्या कर लोगे, लेमडा बी हो जाएगा तुम्हारे पास 4 बाई आर अपॉन लेमडा पी 9 बाई आर। तो यहां से जो तुम्हारा आ जाएगा लेमडा बी अपॉन लेमडा पी, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 4 बाई 9। अरे हाँ या ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारे पास, आओ अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है कि इन अ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हेन एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m1 अप्रोचेस द टारगेट न्यूक्लियर ऑफ चार्ज Ze, ठीक है, ऑफ मास m2, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट इज d0, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, एनर्जी पूछ रहा है। ठीक है, अब यहां पे तुम क्या करोगे, हाँ या ना, अब यहां पे क्या करोगे, आओ देखते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल डिसिप्लिन टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर तुम्हें रदरफोर्ड स्कैटरिंग को सिर्फ फॉर्मूला याद करके पढ़ा है तो यहां फिसल जाओगे। ठीक है, इसीलिए इसको चलो बेसिक फिजिक्स से सॉल्व करते हैं। अब रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, जो डिस्टेंस क्लोजेस्ट ऑफ डिस्टेंस अप्रोच दिया गया है, क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वो कितना दिया गया है, d0 दिया गया है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब अल्फा पार्टिकल मोमेंटरली रुक जाता है, उस वक्त उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन्वर्ट में कन्वर्ट हो चुकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होती है। ठीक है, क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना, कि जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच d0 दिया गया है, इस d0 का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। इस d0 का मतलब क्या होता है पहले ये समझो, कि जब अल्फा पार्टिकल, जब अल्फा पार्टिकल रुक जाता है, ठीक है, जिस पोजीशन पे अल्फा पार्टिकल रुक जाता है उस वक्त उसकी जो सारी काइनेटिक एनर्जी होती है, उसकी जो सारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हाँ है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होती है। तो अब थोड़ा एनर्जी कंजर्वेशन आकर के लगाते हैं। यहाँ पे पार्टिकल कौन सा दिया गया है, अल्फा पार्टिकल दिया गया है। तो अल्फा पार्टिकल के पास कितना चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल के पास, अल्फा पार्टिकल के अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज कितना होता है उसके पास, प्लस का 2e, हाँ या ना। और जो टारगेट न्यूक्लियस है, टारगेट न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, न्यूक्लियस का चार्ज Ze है। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है कि एट क्लोजेस्ट अप्रोच, थोड़ा देखते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या हो रहा है। एट
क्लोजेस्ट अप्रोच, जो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो ई कैलकुलेट करते हैं, तो ई इज इक्वल टू कितना होगा, हमको क्या पूछा है, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ई, तो एनर्जी कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो इसका चार्ज +2e है, तो ये आ जाएगा 2e, और यहाँ पे इसका चार्ज कितना है ZE अपॉन डी नॉट। कोई दिक्कत, यही तो होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, K Q1 Q2 बाई R, तो R यहाँ पे किसके बराबर है, D के बराबर, तो यहाँ ये आ जा रहा है, इसको मैं K लिख दे रहा हूं, तो E इज इक्वल टू K 2ZE स्क्वायर बाई डी नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो इज प्रोपोर्शनल टू Z। ठीक है, एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, Z के प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो एनर्जी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे M1 M2 का भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन मास M1 और M2 कहीं भी नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। अब हम अपने थोड़ा अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि एन अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी K, ठीक है, approaches a nucleus of atomic number Z. It gets close to a nucleus and then approaches a distance D and reverses its direction. Obtain an expression for the distance of closest approach in terms of काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। जैसे पिछले सवाल में मैंने पढ़ा कि डी नॉट का मतलब क्या होता है, डी नॉट जो क्लोजेस्ट अप्रोच है, वो उस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब ये होता है कि हेड्स ऑन अप्रोच में जो क्लोजेस्ट पॉइंट पर अल्फा पार्टिकल मोमेंटरली रेस्ट पे आ गया था, इसीलिए जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाती है, हाँ या ना। और यहां से मैं बोल पाया था K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। यहाँ पे क्या है, अल्फा पार्टिकल दिया गया है ना, अल्फा पार्टिकल, और यहाँ पे अगर Z इसका एटॉमिक नंबर है तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा न्यूक्लियस का, ZE, तो इसीलिए 2E इंटू ZE अपॉन D। अब D का तुम्हारा इसको एक्सप्रेशन पूछा है, तो आराम से D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D को ऊपर लेके जाओ, K को नीचे लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा 2ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। तो ये आ गया, obtain the expression of distance of closest approach in terms of kinetic energy of alpha particle। तो यहां से तुम लोग समझ पा रहे होगे क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारे पास पहला सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है कि अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल अप्रोचेज अ टारगेट न्यूक्लियस इन हेड ऑन पोजीशन विथ इक्वल वेलोसिटी, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस। अब ये कह रहा है सवाल में क्या क्या गिवन है, थोड़ा ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, सवाल में क्या क्या गिवन है, थोड़ा इसके ऊपर गौर करते हैं। सवाल में गिवन है कि टारगेट न्यूक्लियस सेम है, सेम टारगेट न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि अगर सेम है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, दोनों कंडीशन के लिए Z हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दूसरा चीज हम लोग को बोला है कि वेलोसिटी इक्वल है, वेलोसिटी क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब अगर वेलोसिटी तुम्हारा बराबर दिया गया है तो यहां पे तुम क्या कह सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, ध्यान से मैं सुनो, कब से मैं वही चीज बता रहा हूं कि डिस्टेंस ऑफ जो क्लोजेस्ट अप्रोच है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, चार्ज, केवल और केवल चार्ज और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ध्यान से देखो, मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, कहीं भी मास का एक्सप्रेशन में मास नहीं आया है। ठीक है, तो यहां से तुम क्या बोल सकते हो कि सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है 12 mv
स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब देखो जो प्रोटॉन का मास होता है, प्रोटॉन का अगर मास की मैं बात करूं तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, लेट सपोज मैं mp मान दे रहा हूं, और चार्ज कितना होता है, चार्ज कितना होता है इसके ऊपर, प्लस ई होता है। अब अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं, अल्फा पार्टिकल, इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास कितना हो जाता है 4 टाइम्स ऑफ mp। ये सारी चीजें तुम लोग को पता होनी चाहिए। चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाता है प्लस का 2e। ठीक है, अब प्रोटॉन के लिए जरा काइनेटिक एनर्जी निकालना, प्रोटॉन के लिए, फॉर प्रोटॉन मैं कैलकुलेट करता हूं यहाँ पे, फॉर प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी जरा कैलकुलेट करना। काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, हाफ mp इंटू वी स्क्वायर, हाँ या ना। तो यहां से तुम डीपी की बात करोगे, प्रोटॉन के लिए जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको मैं डीपी बोल दे रहा हूं, तो वो क्या आ जाएगा 2z ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और k किसके बराबर है, k किसके बराबर है, इसको मैं kp बोल दे रहा हूं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। अब मैं अल्फा पार्टिकल के ऊपर चर्चा करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ। अगले पेज पे कर लेते हैं। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल के लिए मैं बात करता हूं। अल्फा पार्टिकल के लिए अगर तुम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो के अल्फा, तो ये हो जाएगा 1/2 4 टाइम्स ऑफ एम पी इंटू वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 4 टाइम्स, ये एम पी इंटू वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाफ एम पी, 4 इंटू हाफ एम पी इंटू वी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये हाफ एम पी इंटू वी स्क्वायर, ये कुछ देखा देखा हो रहा है, ये क्या आ रहा है प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब तुम डी अल्फा की बात करो, अल्फा पार्टिकल के लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो डी अल्फा हो जाएगा, अभी मैंने पीछे एक्सप्रेशन पढ़ा क्या कि 2z ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो ये हो जाएगा 2z ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अल्फा। के अल्फा को मैं क्या बोल दे रहा हूं, के अल्फा को मैं 4 टाइम्स ऑफ के पी बोल दे रहा हूं, 4 टाइम्स ऑफ के पी मैंने लिख दिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई परेशानी, हाँ या ना, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक चीज थोड़ा मेरे से मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे अगर प्रोटॉन के लिए चार्ज लिखने जाऊं, वैसे तो मैं ये Q1 Q2 को मैंने गलत, ये अल्फा पार्टिकल के लिए था, तो अगर मैं यहाँ प्रोटॉन के लिए बात करने जाऊं तो यहाँ पे केवल प्लस ई हो जाएगा प्रोटॉन के लिए, और यहाँ पे जेड ई, तो ये तो ठीक है अल्फा पार्टिकल के लिए है, ये एक्सप्रेशन अल्फा पार्टिकल के लिए, लेकिन अगर उसके लिए लिखने जाऊं तो यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे केवल E इंटू जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैं इस 2 को इस 4 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर देता हूँ, ये आ जा रहा है जेड ई स्क्वायर अपॉन, इस 2 को मैं बाहर लिख रहा हूँ 1/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी। ये क्या होगा तुम्हारे पास, ये जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, डीपी आ जाएगा, तो इसको मैं डीपी लिख दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1/2 डी पी। अब हमसे सवाल में क्या पूछा है, डीपी अपॉन डी अल्फा पूछा है, हमसे सवाल में क्या पूछा है कि फाइंड द रेशियो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू टारगेट न्यूक्लियस। पहले प्रोटॉन है तो हम डीपी अपॉन डी अल्फा कैलकुलेट करते हैं, तो डीपी अपॉन डी अल्फा यहाँ से कितना आ जाएगा, डी अल्फा को नीचे लेके आ जाएंगे तो ये आ जाएगा 2:1। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि फाइंड द यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth स्टेबल ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम अगर तुम्हारा सवाल में दिया है, यानी कि तुम क्या कर सकते हो, Z इज इक्वल टू 1 रख सकते हो। ठीक है, तो बोर पोस्टुलेट का यूज करके तुमको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। क्या करते हैं कि बोर पोस्टुलेट में
का यूज करेंगे और हम लोग रेडियस का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। ये कंप्लीट डेरिवेशन है तुम्हारा, ठीक है। ये क्या है, एकदम कंप्लीट डेरिवेशन है तुम्हारा। तो आओ डेरिवेशन करते हैं। तो पहला एक पोस्टुलेट पढ़े हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है, हाँ या ना? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है इसको एक सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो दोनों को हम लोग आपस में कंप्यूट करते हैं। तो यहाँ से एम बी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट और ई इंटू जेड, जेड की जगह पे 1 है तो यहाँ पे ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो एक आर से इस वाले आर को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं तो यहाँ से एम वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा, अब दूसरे, ये तो चलो ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप, ठीक है। दूसरे स्टेप के ऊपर चर्चा करते हैं। ये हमने एक एक्सप्रेशन ला दिया, इसको हम अब के लिए इक्वेशन 2 बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग के पास एक और इक्वेशन होता है कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर, वो एच अपॉन टू पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ तक सबको आ गया। तो यहाँ से v की वैल्यू उठाओ तो v इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर ना होके आर आ जाएगा क्योंकि आर से हम लोग आर स्क्वायर कैंसिल हो। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, ये चीज आ गया, ये चीज आ गया। अब v की जो वैल्यू उठाए हो इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब v की वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। अब v की वैल्यू उठा करके हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो आओ देखते हैं। तो ये आ जाएगा m इंटू वी की वैल्यू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट ई स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो आओ देखो, आओ यहाँ से क्या क्या निकलता है हम लोग थोड़ा ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा m इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। तो चलो ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट ई स्क्वायर बाई आर। अब ये आर स्क्वायर से ये एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा और इस आर को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ये 4 से ये 4 भी कैंसिल आउट कर दो, एक पाई से ये पाई भी कैंसिल आउट कर दो तो ये आ जाएगा पाई एप्साइलन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये एप्साइलन नॉट इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या आ गया, एप्साइलन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन पाई एम, और ये आर तो उधर मैं लेके चला जाऊंगा नीचे, ई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। तो ये एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया हमारे पास nth ऑर्बिट के लिए। तो यहाँ पे एन स्क्वायर वेरिएबल है हमारे पास, हाँ या ना? यहाँ पे क्या है हमारे पास, एन स्क्वायर वेरिएबल है, ठीक है। तो उसको मैं सारे कांस्टेंट को एक जगह में रख ले रहा हूं तो आर एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर एप्साइलन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, ठीक है। अब इन सब की कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आर एन इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये निकल करके हमारे पास आ जाएगी आर एन की वैल्यू। तो यही हम लोग को डिराइव करना था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
आगे हम लोग बढ़ रहे हैं कि राइट द थ्री पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम सो दैट इन दिस मॉडल द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू 1/n³। तो इसमें सबसे पहले तो बोर के तीन पोस्टुलेट हम लोग को लिखने हैं, ठीक है। तो बोर के तीन पोस्टुलेट हम लोग को लिखने हैं और उसमें एक और चीज डिराइव करना है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन होगा ना, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो एफ एन होगा वो इज प्रोपोर्शनल टू 1/n³। ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले तो इसके तीन पोस्टुलेट हम लोग को लिख लेते हैं कि मैं बता दे रहा हूं पहला पोस्टुलेट, तीन पोस्टुलेट में क्या क्या लिखेंगे कि सबसे पहले तो स्टेबल ऑर्बिट वाला हम लोग लिख लेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड कुछ डिस्क्रीट सर्कुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है, ठीक है। जैसे n=1, n=2, n=3। अब इन स्टेशनरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रेडिएशन होता है, रेडिएशन एमिट नहीं करता है, ठीक है। अब जब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहा है तो वहां पे वो एनर्जी रिलीज नहीं करता है या एनर्जी एमिट नहीं करता है। बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि एनर्जी रेडिएट नहीं कर सकता है, तो इसीलिए उस ऑर्बिट में एनर्जी कांस्टेंट रहती है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा तुम्हारे पास होता है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि जो तुम्हारा लीनियर मोमेंटम होता है, अरे सॉरी एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज होता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, n कुछ भी हो सकता है, n1 2 3 कोई भी ऑर्बिट हो सकता है। तीसरा तुम्हारे पास आ जाता है एमिशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, कि जब इलेक्ट्रॉन एक अलाउड ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है तब रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तब वह एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करता है। अब एमिट करेगा या एब्जॉर्ब तब करेगा जब हम लोग उसकी कंडीशन पढ़ेंगे कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जा रहा है कि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है। तो दूसरा तो ये होता है कि एनर्जी रेडिएट या एमिट करेगा, ठीक है। ये E2 माइनस E1 के बराबर होता है, जो उस रेडिएशन एमिशन की वो होती है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हम लोगों से पूछा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू 1/n³। अब ये हम को डिराइव करना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी होती क्या है किसी भी रिवॉल्यूशन, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है वो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी vn है और इस ऑर्बिट का जो रेडियस है न्यूक्लियस से वो rn है। तो सबसे पहले बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी सबसे पहले तुम ये बताओ कि इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा इस ऑर्बिट का, 2πrn होगा यानी डिस्टेंस, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, मैं vn इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन t बोल दे रहा हूँ, tn, ठीक है। अब tn को इधर लेके चला जा रहा हूँ, tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πrn अपॉन vn। अब t क्या होता है, t इज इक्वल टू 1/f होता है, हाँ या ना, t इज इक्वल टू क्या होता है 1/f, ठीक है। तो अगर ये 1/f के बराबर होता है तो यहाँ से tn क्या हो जाएगा, tn को मैं 1/f लिखूं और 1/f इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली fn का रिलेशन लिखता हूं, तो fn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा vn अपॉन 2πrn, ठीक है, 2πrn। अब ये तुम्हारे पास क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूं fn इज इक्वल टू vn अपॉन 2πrn। अब तुम एक बात बताओ कि वेलोसिटी जो होती है वो n पे कैसे प्रोपोर्शनल होती है, वो n पे किस तरीके से प्रोपोर्शनल होती है, ये तुम लोग को पता है कि जो वेलोसिटी होती है किसी भी nth ऑर्बिट में किसी की, वो कैसे प्रोपोर्शनल होती है, v इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, ठीक है। और जो तुम्हारी Rn होती है वो कैसे प्रोपोर्शनल होती है, अभी हमने Rn वाला तो अभी पिछले सवाल में मैंने डिराइव कराया था कि Rn इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, हाँ या ना। तो Rn इज प्रोपोर्शनल टू n
स्क्वायर। अभी सारी प्रोपोर्शनैलिटी का कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है, जो भी कांस्टेंट आना और 2.16 इंटू 10 टू द पावर 6 जो भी मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे 0.529, ठीक है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को प्रोपोर्शनैलिटी से मतलब है। तो एफ एन इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। अब वी एन क्या है, वी एन किस तरीके से प्रोपोर्शनल है, वी एन प्रोपोर्शनल है 1/n से, ठीक है। अब ये कैसे, जो आर एन है 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो इसको प्रोपोर्शनैलिटी में मिला देते हैं, तो आर एन किस तरीके से प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर से। अब ये एन और ये एन स्क्वायर क्या हो जाएंगे, आपस में मर्ज हो जाएंगे, तो एफ एन होगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/n क्यूब, ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगला सवाल जो है वो इसी से मैचिंग है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है ना, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो nth ऑर्बिट के n क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाए। तो अभी मैं बताया कि tn इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा 2 पाई r अपॉन वी एन। तो r किस तरीके से, r किस तरीके से प्रोपोर्शनल है, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि जो tn है वो इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन 1/n। ये क्यों लिखा, पिछले सवाल बताया कि vn 1/n के प्रोपोर्शनल है और rn n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो यहां से जो मैं लिख सकता हूं कि tn इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो n क्यूब के प्रोपोर्शनल आ गया। सेम से सिमिलर सवाल अगले अगले सालों में पूछा गया है, ठीक है। अब इस सवाल के ऊपर आते हैं, ठीक है, ये वाला सवाल भी स्पेक्ट्रम से ही रिलेटेड है, जो एनर्जी स्पेक्ट्रम होती है। अब देखो ये सवाल है कि इन द गिवन डायग्राम एग्जिबिट द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ ऑफ, जो है हमारा एक ग्राफ दिया गया है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है, ठीक है। अब 3 पॉइंट्स मार्क हैं पी क्यू और आर ऑन द डायग्राम में करस्पॉन्ड रिस्पेक्टिवली टू, बताना है कि पी क्यू आर क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि E इज इक्वल टू क्या होती है, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, यानी कि एनर्जी और वेवलेंथ किस तरीके से वो इनवर्सली एक दूसरे से रिलेट होते हैं, ठीक है। तो जैसी वेवलेंथ बढ़ेगी, ध्यान से सुनो, वेवलेंथ बढ़ेगा एनर्जी घटेगा, और वेवलेंथ अगर घटेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, इतना तो सबको पता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसीलिए। तो अब ग्राफ देखो और ग्राफ देख के लॉजिक बनाओ कि लेफ्ट साइड अगर हम देखते हैं, लेफ्ट साइड पॉइंट पी पे, तो लेमडा क्या है, लेमडा क्या है, छोटा है और एनर्जी बड़ा है, हाँ या ना, लेमडा छोटा है एनर्जी बड़ा है। क्यू पे देखते हैं सबसे राइट में, ठीक है, सबसे राइट में अगर देखते हैं तो वेवलेंथ क्या है, बहुत ज्यादा है, लेकिन एनर्जी क्या है, बहुत कम है। अब आर के ऊपर आते हैं तो मॉडरेट लेमडा है, मतलब बीच में लेमडा है कहीं और बीच में एनर्जी है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो ऑर्डर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, हाइयर एनर्जी से मैं लो एनर्जी चल रहा हूं, कहां से कहां चल रहा हूं, हाई से लो एनर्जी की तरफ, लो एनर्जी की तरफ। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है, किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास, सबसे ज्यादा एक्सरे के पास, उसके उससे कम जो होती है वो अल्ट्रावायलेट के पास, उससे कम तुम आ जाओ तो विजिबल के पास, विजिबल, उससे कम आ जाओ तो तुम्हारी इंफ्रारेड, और उससे कम तुम्हारी सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, माइक्रो वेव की, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा एनर्जी, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास, इस पॉइंट पी के पास, तो ये पी कौन सा पॉइंट हो सकता है, पी क्या हो सकता है तुम्हारा, एक्सरे हो सकता है, हाँ या ना, एक्सरे हो सकता है। तो देखो इन दोनों ऑप्शन में एक्सरे है, यूवी भी हो सकता है, ठीक है, यूवी भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूं आर की, है आर की, ठीक है, तो आर क्या, यहाँ पे एक्सरे सबसे कम एनर्जी बताया है, तो ये ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। तो यहाँ पे पी की एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो ये एक्सरे हो सकता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अब माइक्रोवेव या यूवी, ठीक है, माइक्रोवेव या यूवी। अब इन दोनों में हम लोग को देखना है, ये दोनों ऑप्शन में। अब ये देखो, अब देखो पी की एनर्जी क्या है, एनर्जी सबसे हाईएस्ट है, लेमडा सबसे शॉर्टेस्ट है, तो इसीलिए ये एक्सरे। अब आर की बात करते हैं, आर क्या है, आर क्या है तुम्हारे पास, मीडियम एनर्जी है, तो मीडियम एनर्जी किसके पास है, यूवी रेडिएशन और माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव और यूवी रेडिएशन में मीडियम एनर्जी किसके पास है, हाँ या ना, ध्यान से देख करके बताओ, मीडियम एनर्जी किसके पास है, मीडियम एनर्जी किसके पास है, मतलब एक्सरे से कम एनर्जी किसके पास है, यूवी के पास है ना, यूवी के पास, तो आर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, यूवी आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये तुम्हारे पास क्या आ गया, एक्सरे, ठीक है, ये क्या आ गया, यूवी,
तो तुम्हारे पास ये क्या आ जाएगा, माइक्रोवेव ही तो आ जाएगा। हाँ या ना, जो क्यू है। सॉरी, वो थोड़ा डिस्प्ले में दिक्कत आ गई थी, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास Q क्या आ जाएगा, माइक्रोवेव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, एक्सरे, फिर Q हमारे पास माइक्रोवेव और R हमारे पास ये, ठीक है। तो ऑप्शन सही से मार्क करिएगा। अब अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। अगला सवाल असर्शन रीजन का है। असर्शन रीजन में ये क्या बोला है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एनी स्टेशनरी ऑर्बिट इन अ हाइड्रोजन एटम इज पॉजिटिव, ठीक है। अब द टोटल रीजन बिकॉज द टोटल एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये थोड़ा देखते हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एनी स्टेशनरी ऑर्बिट इन अ हाइड्रोजन एटम इज पॉजिटिव। ये सरासर गलत एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो क्यों गलत है, जैसे हम लोग पता है कि हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम होता है वो अट्रैक्टिव कूलम्ब इंटरेक्शन रखता है। वो कैसा नहीं रखता है, जैसे हमारे पास न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये कैसा नेचर रखेंगे, ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्टिव कूलम्ब नेचर रखते हैं ना। तो इसीलिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है यू, इसकी बात करते हैं तो क्या होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो इसको मैं जेड ई बोल दे रहा हूँ, इसको ई बोल दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा जेड ई इंटू माइनस ई अपॉन आर। हाँ है ना, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। तो इसीलिए जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, निगेटिव होती है, ठीक है, लेस देन जीरो। तो निगेटिव होती है, रेफरेंस जीरो को हम लोग मान के चलते हैं एट इनफाइनाइट सेपरेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो एसर्शन है वो तो गलत हो जा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, अरे निगेटिव होती है, ठीक है। अब रीजन क्या है कि द टोटल एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव। थोड़ा रीजन के ऊपर भी ध्यान करते हैं। टोटल एनर्जी कितनी होती है, हमने पढ़ा है कि E इज इक्वल टू माइनस का 13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियरली निगेटिव दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्लियरली निगेटिव फॉर ऑल स्टेशनरी आर्मी, मतलब निगेटिव टोटल एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन बाउंडेड स्टेट में है, ठीक है। सो रीजन भी यहाँ पे गलत हो जा रहा है। तो हम अगर कोई ऑप्शन दिखे कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर सॉरी फॉल्स, both assertion and reason are false। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अब अगला जो भी वीडियो आएगा वो आएगा न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है, न्यूक्लियाई के ऊपर। तो उस पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अगले वीडियो के लिए वेट करिए, न्यूक्लियाई का रिवीजन करके आइएगा, ठीक है। जैसे आप लोग स्लाइड में देख चुके होंगे कि अगला चैप्टर न्यूक्लियाई का ही है, ठीक है। तब तक के लिए टिल देन बाय, कीप लर्निंग।